हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के कॉन्सेप्ट और उसके संपूर्ण विधियों के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि रहतिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो रहते का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि बिक्री के लिए, ठीक है, बिक्री के लिए जो भी माल व्यापार में रखा गया है, बिक्री हेतु रखा हुआ माल, वो हमारा क्या कहलाता है, रहतिया। लेकिन इसमें कंडीशन है कहाँ पे, व्यापार में। ठीक, तो यानी कि कोई भी माल जो कि व्यापार में रखा गया है बेचने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, रहतिया कहते हैं। ये हमारे दो तरीके का हो सकता है। अगर ईयर की स्टार्टिंग में यानी या फिर किसी मंथ की स्टार्टिंग में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रारंभिक रहतिया। और अगर वो मंथ के लास्ट में या ईयर के लास्ट में कैलकुलेट हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अंतिम रहतिया। तो ये तो हमारा रहतिया का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब हमें पढ़ना है रहतिया का मूल्यांकन। यानी कि जैसा कि आप लोग अच्छे से जानते हैं कि कोई भी अगर व्यापारी है, तो अगर वो व्यापार कर रहा है तो उसे ये बात जानने की इच्छा रहती है हमेशा कि एक निश्चित समय पर या फिर एक निश्चित अवधि के बाद उसके पास कितने रहतिया यानी कि कितना स्टॉक अभी व्यापार में बचा हुआ है। तो ये जानने के लिए वो क्या करता है, एक तो तरीका आपको अच्छे से पता होगा कि जो भी क्लोजिंग स्टॉक होता है उसका हम लोग जो मूल्यांकन करते हैं वो किस मूल्य पे करते हैं, जो भी बाजार मूल्य रहता है और लागत मूल्य, यानी कि जो भी हमारा बाजार मूल्य हो या फिर लागत मूल्य हो, उसमें से जो कम होता है, ठीक है, उसमें से जो भी कम होता है उस पर हमारा क्या होता है, रहतिया यानी क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन हम लोग करते हैं। लेकिन ये किस में होता है, वित्तीय लेखों में, यानी कि जो व्यापारिक संस्था होती हैं उनमें होता है। लेकिन जो यानी कि जो माल का खरीदना बेचना करती हैं वो लोग इस चीज़ का प्रयोग करते हैं, बाजार मूल्य या लागत मूल्य में से जो भी कम हो उसका। लेकिन जो लागत लेखा के अंतर्गत, जैसे कि आपको पता है कि हमारी लेखांकन पद्धति कई टाइप की होती है, तो अगर वित्तीय लेखांकन हम लोग कर रहे हैं तो इस तरीके से निकालेंगे। लेकिन अगर हम लोग लागत लेखांकन के आधार पे अपना लेखा तैयार कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो रहतिया है उसका मूल्यांकन करने की पद्धति चेंज हो जाती है। तो हमारी ये जो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है, ये मेनली हमारा लागत लेखांकन से संबंधित है। यानी कि जहाँ पर हमारा माल मेनली बनता है, जहाँ पे लागत को ज़्यादा ध्यान में रख करके हम लोग का सारा काम होता है, लेखा होता है, वहाँ पे हम लोग किस तरीके से अपने रहतिया का मूल्यांकन करते हैं, आज की वीडियो में इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग को यही पढ़ना है। तो मेनली आज का जो हमारा वीडियो है ये एक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो रहेगा, जिसमें कि हम आपको रहतिया के जो मूल्यांकन की जितनी विधियाँ हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। और इसके बाद की नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक एक विधि से संबंधित एक एक न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करवा के आगे समझाते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन सी विधियाँ जिनके आधार पर लागत लेखांकन के अंतर्गत अपने रहतिया का मूल्यांकन किया जाता है। तो हमारी जो पहली विधि है वो है पहले आना पहले जाना विधि। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है फीफो मेथड। अब इसका मतलब क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि व्यापारी जो होता है वो क्या करता है कि जो माल व्यापार में सबसे पहले आ रहा है वो जब बिक्री करेगा तो सबसे पहले उसी माल को बेचेगा। जैसे एग्जाम्पल में समझ लीजिए कि एक माल 12 तारीख को आ रहा है, दूसरा माल 14 को आ रहा है और फिर 18 को आ रहा है। ठीक है, इन तीनों डेट पे हमारा माल आया हुआ है। तो फीफो मेथड के अंतर्गत अगर व्यापारी अपनी रहतिया का मूल्यांकन कर रहा है तो सबसे पहले वो जो 12 तारीख को माल आया पहले वो उसको बेचेगा, जब 12 तारीख वाला माल खत्म हो गया तो फिर 14 तारीख वाले माल को बेचेगा, और उसके बाद लास्ट में वो 18 तारीख वाले माल को बेचेगा। और जब इसी तरीके से महीने का लास्ट आएगा तो जो माल बचा रहेगा उसी माल को रहतिया माना जाएगा। तो पहले आना पहले जाना का मतलब क्या हो गया कि जो माल सबसे पहले खरीदा गया है उसी माल को सबसे पहले बेचा जाएगा। मूल्य जो उस माल का मूल्य उस टाइम रहेगा खरीदते टाइम, उसी मूल्य पे, मतलब उसी मूल्य के आधार पर बेचा। जैसे 8 रुपये है तो 8 रुपये के आधार पर बेचा जाएगा, अगर 10 रुपये तो 10 रुपये के आधार पर बेचा जाएगा। फिर इसके बाद सेकेंड है वो है बाद में आना बाद में जाना विधि। ये इसको हम लोग कहते हैं लीफो मेथड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है ये हमारा फीफो मेथड का जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट मेथड है। क्यों, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जैसे 12 तारीख को हमने माल खरीदा, 14 को खरीदा और 18 को खरीदा, तो इसमें सबसे लास्ट डेट कौन सी है, 18 तारीख। तो 18 तारीख पे जो माल आया है सबसे पहले व्यापारी क्या करेगा, उसी माल को बेचेगा। उसके बाद जब 18 तारीख वाला उसकी सामग्री खत्म हो जाएगी तब वो 14 तारीख वाले माल को बेचेगा, और उसके बाद वो लास्ट में 12 तारीख वाले माल को बेचेगा। और इसमें भी वही कंडीशन है कि जो प्राइस पे उसने उस टाइम खरीदा है वो उसी प्राइस के आधार पे बेचेगा। प्राइस में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जो डेट है वो चेंज हो जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये जस्ट फीफो मेथड का क्या है, अपोजिट मेथड है। इसमें हम आपको एक चीज़ और बता दें कि फीफो मेथड का यूज़ आखिर किया कब जाता है। इसका मेथड उन सामानों के मूल्यांकन में किया जाता है जिनको को ज़्यादा दिन रखना पॉसिबल नहीं हो सकता है, यानी कि जिनके खराब होने की संभावना अधिक होती है। जैसे मान लीजिए सब्जियां हो गए, फल हो गए, अगर सब्जियां जो पहले आई हैं उन्हें हम ना बेच करके बाद वाली सब्जी को बेचेंगे तो वो क्या होंगी, हमारी खराब हो जाएंगी। तो उस कंडीशन में फीफो मेथड को यूज़ करना ज़्यादा बेहतर पड़ता है। दूसरा ये वजह है कि अगर मान लीजिए उस जो भी सामान का आप व्यापार कर रहे हैं उस सामान का मूल्य बाजार में क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। तो अगर आपने पहले जो खरीदा हुआ है माल है पहले आप उसको बेचेंगे तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा, कोई लॉस नहीं होगा। और जब दूसरा जब व्यापार जो सामग्री है उसका मूल्य में अगर बाज़ार में वृद्धि हो रही है तो इस कंडीशन में ये जो हमारा मेथड है वो सही साबित नहीं होता है, क्योंकि जो अगर व्यापार में जो बाज़ार में जो है मूल्य सामग्री की बढ़ती जा रही है और आप क्या कर रहे हैं, आप पुराना स्टॉक निकाल करके पुराने मूल्य पर बेच रहे हैं तो आपको क्या होगा, उतना फ़ायदा नहीं होगा।
जस्ट इसका अपोजिट है बाद में आना बाद में जाना विधि का यूज़ तब किया जाता, इसका यूज़ जो है वो उस टाइम करना बेकार होता है जब हमारे सामग्री का मूल्य क्या हो रहा हो, बाहर बाजार में क्या हो रहा हो, घट रहा हो, तो उस कंडीशन में लीफो मेथड का यूज़ करना नहीं चाहिए। और इसका यूज़ उन सामानों में हम कर सकते हैं जो कि हमारे सामान काफ़ी दिन तक रखे जा सकते हैं। और तीसरा जो हमारा मेथड है वो हमारा आता है हीफो मेथड। हीफो मेथड यानी कि उच्चतम मूल्य वाला पहले जाना विधि। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा, इसका मतलब नाम से ही, आप इस सारी वीडियो के नाम से ही समझ जा रहे होंगे कि क्या इसमें यूज़ होगा। इसमें क्या है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में हीफो कहते हैं, हीफो मेथड। इसमें क्या होता है कि जो भी सामग्री का व्यापारी व्यापार कर रहा है उन सामग्रियों में से, जैसे उसने इन तीनों डेट पे अपनी माल खरीदे हैं, इन तीनों डेट में मान लीजिए इसका मूल्य 9 रुपये था, इसका 8 और इसका 10 रुपये था, यानी 12 तारीख को उसने 8 रुपये के आधार पर खरीदा, 14 को 9 रुपये के और 18 तारीख को 10 रुपये के आधार पर उसने सामग्री खरीदी थी। तो जब वो बेचेगा तो यहाँ पे क्या उच्चतम मूल्य यानी कि जो हाई रेट है, यानी हाई रेट किसका है, 10 तारीख वाले का, तो वो 10 तारीख वाले जो सामग्री होगी उसको बेचेगा सबसे पहले। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, जो सबसे हाई रेट वाली सामग्री रहेगी उसको क्या करेगा, व्यापारी सबसे पहले बेचेगा, उसके बाद उससे कम मूल्य वाला और लास्ट में उससे भी कम मूल्य वाली सामग्री को वो क्या करेगा, बेचेगा। इसका जो सिद्धांत है वो सिद्धांत ये है कि अगर हम लोग अधिक कीमत पर जो क्रय की हुई सामग्री है उसको जितना जल्दी बेचेंगे हमारे लिए क्या होगा, उतना ही अच्छा हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है फोर्थ, वो जस्ट इसका अपोजिट है। उसमें क्या है, न्यूनतम मूल्य वाला जो है उसको पहले जाना विधि, उसको हम लोग कहते हैं मीफो मेथड। ये मीफो मेथड यानी कि जो मिनिमम इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो सबसे कम मूल्य वाला सामान खरीदा गया उसको सबसे पहले बेचा जाएगा। जैसे यहाँ पे सबसे कम मूल्य किसका है, 8 रुपये है, तो सबसे पहले 8 रुपये वाला सामान बेचा जाएगा, उसके बाद 9 रुपये वाला बेचा जाएगा और उसके बाद 10 रुपये वाला बेचा जाएगा। ये हमारा न्यूनतम मूल्य वाला पद्धति है। का यूज़ लोग इसलिए भी करते हैं क्योंकि अगर जब हम लोग मार्केट में अपना सामान बाकी व्यापारी के मुकाबले में कम मूल्य पर बेचते हैं तो हमारे व्यापार की जो है क्या है, साख बढ़ती है। लोग सोचते हैं कि यहाँ पर हमें कम दाम में मिल रहा है तो हम सबसे पहले जाके वहीं पर खरीदें, तो उससे क्या है, व्यापारी की साख बढ़ेगी। तो इसलिए भी कुछ व्यापारी मीफो मेथड का यूज़ करते हैं। इसके बाद जो फिफ्थ है हमारा वो है आधार स्टॉक विधि। आधार स्टॉक विधि, इसका नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें कुछ स्टॉक को आधार माना जाता है। यानी कि इसमें किया क्या जाता है, व्यापार में मान लीजिए कि टोटल 1200 पीस है, ठीक है, किसी व्यापारी के दुकान पे टोटल 1200 पीस मोबाइल रखे हुए हैं। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इन 1200 में से जो 200 पीस हैं, ठीक है, इसे हम नहीं बेचेंगे, इसका निर्गमन हम नहीं करेंगे, इस 200 पीस को हम अपना आधार मान के चलेंगे, इसको हम रखे रहेंगे लास्ट तक, ताकि अगर कोई भी इमरजेंसी पड़ती है या फिर कोई भी दिक्कत आता है तो उस टाइम पे हम इसको यूज़ कर सकें। इसको हम बेचने के उद्देश्य से स्टार्टिंग में नहीं रखेंगे। तो वो 200 स्टॉक को हटा देता है। अब बाकी जो 1000 स्टॉक बचा है इसका वो व्यापार करता है, इसका वो निर्गमन करता है। अब इस 1000 स्टॉक का वो निर्गमन इन चारों में से किसी भी विधि पे कर सकता है, लेकिन सबसे आसान जो पड़ता है वो हमारा फीफो मेथड पड़ता है। तो वो सबसे ज़्यादा यूज़ फीफो मेथड, मतलब इसमें आपका 2 मेथड एक तरीके से यूज़ हो गया। एक तो आधार स्टॉक विधि में क्या करेंगे, सबसे पहले तो बस हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ स्टॉक को आधार मान लेना है कि इतना स्टॉक हमारा यूज़ में नहीं आना चाहिए, और फिर हम लोग लास्ट में उसके बाद जो बचे हुए स्टॉक रहते हैं उस स्टॉक को हम लोग मेनली फीफो मेथड के हिसाब से निर्गमित करते हैं। इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है औसत मूल्य पद्धति। औसत मूल्य पद्धति, इसका मतलब सिंपल सा होता है कि जो भी हमारे व्यापार में स्टॉक है, ठीक है, जो भी स्टॉक है, जैसे मान लीजिए ये हमारे व्यापार में हमने इस स्थिति पे क्या किया, सामान खरीदा है, जो भी सामान खरीदा है वो इस रेट पे खरीदा है। अब क्या करेगा व्यापारी कि इस पूरे रेट का एक एवरेज निकालेगा, ठीक है, एक एवरेज। आई होप कि आप लोग को एवरेज निकालना नॉर्मली आता होगा, तो छोटे से 5th-6th क्लास में सिखाया जाता है मैथ्स में कि एवरेज कैसे निकाला जाता है। तो वो क्या करेगा, सबका एवरेज निकालेगा, पूरे जितने भी मूल्य रहेंगे, और उस मूल्य का एवरेज निकालने के बाद जो एक नया मूल्य निकल करके आएगा उस मूल्य पर अपना जो माल है वो निर्गमन करेगा। जैसे मान लीजिए 8, 9, 10 रुपये, ये 3 मूल्य उसके पास है, इन तीनों का उसने एवरेज निकाला। हम मान के चल रहे हैं कि इसका एवरेज जो है वो 9 रुपये ही आया, ठीक है, एवरेज जो आ रहा है वो 9 रुपये ही आ रहा है। तो उसके स्टॉक में जितना भी माल है उन सभी माल को वो क्या करेगा, 9 रुपये पे ही निर्गमन करेगा, यानी कि बेचेगा, बाहर भेजेगा। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो माल हम लोग निर्गमित कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं माल के जो मूल्य रहेंगे, एवरेज सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का निकलेगा। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है प्रमापित मूल्य पद्धति। प्रमापित मूल्य पद्धति, ये हमारा सिंपल सा है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए व्यापारी क्या करता है कि वो देखता है कि मेरे व्यापार में जो भी माल है उनका जो मूल्य है उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं, 1 रुपये या 50 पैसे या फिर डिफरेंस ही बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत हल्का फुल्का सा डिफरेंस है उसके व्यापार में जितने भी माल है उनका। तो वो क्या करता है, कोई एक अपने मन से उन्हीं माल के मूल्य के हिसाब से अपने मन से कोई एक वैल्यू, एक जो है उसका अमाउंट निर्धारित कर लेता है, और उसी अमाउंट पर वो अपने सारे के सारे जो भी उसके स्टॉक में माल है उनको वो निर्गमित करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यापारी है, उसके व्यापार में कोई चीज़, एक चीज़ है 20 रुपये की, फिर दूसरी 22 रुपये की है, कोई 18 की है, कोई 19 की, ऐसे ये मूल्य है उसके व्यापार में जो भी माल है उन मालों का ये
मूल्य हो गया। अब वो देख रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमारे मूल्य में नहीं है, यानी कि हम किसी में अगर कोई बीच का मूल्य अगर वो निकाल लेता है तो वो क्या करेगा कि ना उसको कहीं ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ना ही उसको बहुत लॉस होगा। तो वो सोचता है कि अच्छा एक काम करते हैं कि देख रहे हैं कि ये इतने ऐसे ही लगभग मूल्य, तो हम एक काम करते हैं कि 20 रुपये मान के चलते हैं कि इसी 20 रुपये पे हमको अपना सारा का सारा सामग्री जो है वो 20 रुपये के हिसाब से ही बेचना है। तो ये हो गया प्रमापित मूल्य पद्धति, यानी कि उसने एक बार देख लिया कि उसके व्यापार का जो भी सामग्री उसका मूल्य में कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं पड़ रहा है, तो उसने अपने से एक मूल्य निर्धारित कर लिया। अब इस मूल्य पे वो अपना सारा सामग्री जो है वो निर्गमित करेगा, तो इससे ना ही उससे कहीं ज़्यादा लॉस होगा और ना ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लास्ट है हमारा प्रतिस्थापन लागत पद्धति। इसमें क्या होता है कि जो व्यापारी होता है वो ये देखता है कि जो भी उसका सामग्री है उसका जो बाज़ार में मूल्य है वो मतलब उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। तो वो क्या करता है कि कोई भी मूल्य एक निर्धारित कर लेता है, चाहे वो बाज़ार मूल्य के बराबर हो, चाहे उससे हल्का सा कम, चाहे उससे हल्का सा ज़्यादा हो। वो अपने मन से एक मूल्य निर्धारित कर लेता है और उसी मूल्य पर वो क्या करता है, अपनी सामग्री को बाहर बाजार में निर्गमित करता है। सेम वो लगभग 90% जो है वो प्रमापित मूल्य पद्धति की तरह ही इस पद्धति को भी यूज़ किया जाता है। इसमें भी कोई एक मूल्य जैसे मान लीजिए 40 रुपये, तो 40 रुपये मान लिया उसने व्यापारी ने, 40 रुपये के हिसाब से वो क्या करेगा, अपना जो भी माल है वो बाहर निर्गमित करेगा। तो ये सारे हमारे जो हैं ये मेनली 8 हमारी मेथड हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा यूज़ जो होता है वो फीफो मेथड का होता है, क्योंकि ये बहुत ही सरल पद्धति है। इसके आधार पे स्टॉक को निकालना बहुत ही आसान माना जाता है। तो आई होप कि आप लोग को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि इस आधार पे कैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने रहते का मूल्यांकन कौन कौन सी विधि के आधार पे हम लोग कर सकते हैं। अब जो इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम आपको हर विधि के आधार पे एक न्यूमेरिकल क्या करेंगे, सॉल्व करवाते चलेंगे, और कैसे इसका जो फॉर्मेट है वो कैसे बनता है, कैसे क्वेश्चन होते हैं, वो हम आपको न्यूमेरिकल जब कराएंगे तो उसी के साथ साथ कराते चलेंगे, जिससे आप लोग को समझने में काफ़ी आसानी होगी। यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि आप लोग को अगर ये पता है कि कौन से मेथड से हम लोग को कब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप लोग को जब हम न्यूमेरिकल करवाएंगे तो आप लोग को समझने में आसानी होगी। उसमें आप लोग को कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। पता चला कि हम बिना कॉन्सेप्ट समझाए आप लोग को न्यूमेरिकल कराने लगे तो आप लोग भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर में ये हो क्या रहा है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा पहले ज़रूरी था कि आप लोग इसका कॉन्सेप्ट समझें। तो चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस। थैंक यू।